इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका और आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस। मैं हूं आपके साथ आनंद विजय सिंह। भारत के खिलाफ कथित अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क को लेकर अंतर्राष्ट्रीय मीडिया की रिपोर्ट सामने आई है। इस रिपोर्ट में यह दावा किया गया है कि अजरबैजान का बाकू इनिशिएटिव ग्रुप नाम का संगठन कुछ खालिस्तानी समर्थक संगठनों के साथ मिलकर भारत विरोधी अभियान चला रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक इस नेटवर्क की जड़ें अजरबैजान की सत्ता तक जाती हैं और इसमें अजरबैजान के राष्ट्रपति इल्हाम अलीयेव का नाम भी सामने आया है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि बीआईजी संगठन की कमान अब्बास अब्बासोव के हाथ में है, जिन्हें इस पूरे अभियान का प्रमुख संचालक बताया गया है। भारत के खिलाफ कथित विदेशी नेटवर्क को लेकर अंतर्राष्ट्रीय मीडिया रिपोर्ट सामने आई है। इस रिपोर्ट में दावा किया गया है कि अजरबैजान का बाकू इनिशिएटिव ग्रुप नाम का संगठन कुछ खालिस्तान समर्थक संगठनों के साथ मिलकर भारत विरोधी अभियान चला रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक इस नेटवर्क की जड़ें अजरबैजान की सत्ता तक जाती हैं। इसमें अजरबैजान के राष्ट्रपति इल्हाम अलीयेव का नाम भी सामने आया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि बीआईजी संगठन की कमान अब्बास अब्बासोव के हाथ में है, जिन्हें इस पूरे अभियान का प्रमुख संचालक बताया गया है। रिपोर्ट के अनुसार बीआईजी को अजरबैजान की सरकारी संस्थाओं से समर्थन मिलता है। इसमें सोफैज और सोकार का भी जिक्र किया गया है। दावा है कि बीआईजी की कोर टीम में अनवर अकबरोव, आयदान मम्मादोवा और उल्वी गराजादे जैसे लोग शामिल हैं। रिपोर्ट के मुताबिक ये लोग अंतर्राष्ट्रीय संपर्क, विदेश नीति से जुड़े मामलों और बिजनेस इंटेलिजेंस के जरिए संगठन की गतिविधियों को आगे बढ़ाने का काम करते हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि बीआईजी ने सिख फेडरेशन इंटरनेशनल यानी एसएफआई के साथ मिलकर बड़ी साजिश रची है। इस संगठन से जुड़े कई नाम भी रिपोर्ट में शामिल हैं। इनमें मोनिंदर सिंह, जिन्हें सिख फेडरेशन कनाडा से जुड़ा बताया गया है, प्रभजोत सिंह, जो एसएफआई के लीगल काउंसिल बताए गए हैं, और दबिंदरजीत सिंह सिद्धू, जिन्हें एसएफआई यूके का प्रमुख सलाहकार बताया गया है। रिपोर्ट का दावा है कि इन लोगों और संगठनों के जरिए अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत के खिलाफ माहौल बनाने की कोशिश की गई। रिपोर्ट में पाकिस्तान और तुर्की का भी जिक्र किया गया है। दावा है कि बीआईजी का नेटवर्क पाकिस्तान और तुर्की के कुछ अधिकारियों और संगठनों के साथ संपर्क में रहा। रिपोर्ट में एक पाकिस्तानी मंत्री रमेश सिंह अरोड़ा का नाम भी शामिल किया गया है। दावा किया गया है कि पाकिस्तान, तुर्की और अजरबैजान के बीच भारत से जुड़े मुद्दों पर रणनीतिक तालमेल देखने को मिला है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि अजरबैजान में मौजूद एसीजी ऑयल फील्ड और बीटीसी पाइपलाइन जैसे ऊर्जा प्रोजेक्ट्स में भारत की कंपनी ओएनजीसी विदेश का निवेश है। रिपोर्ट दावा करती है कि आर्थिक, राजनीतिक और अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क का इस्तेमाल करके भारत के खिलाफ एक कथित हाइब्रिड अभियान चलाया जा रहा है, यानी सीधे टकराव के बजाय दुष्प्रचार, अंतर्राष्ट्रीय लॉबिंग और नेटवर्किंग के जरिए भारत पर दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है। फिलहाल ये पूरी रिपोर्ट कई गंभीर सवाल खड़े करती है। क्या वास्तव में अजरबैजान का बीआईजी संगठन एसएफआई और दूसरे समूहों के साथ मिलकर भारत विरोधी अभियान चला रहा है? हालांकि ये जांच का मुद्दा है, लेकिन इस रिपोर्ट ने भारत के खिलाफ खालिस्तान समर्थक गतिविधियों और अंतर्राष्ट्रीय साजिश को लेकर एक नई बहस छेड़ दी है। कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी के कार्यकाल में भारत और कनाडा के रिश्ते सुधरे हैं और ऐसे में वहां सक्रिय खालिस्तानी संगठनों को कनाडा में अपनी गतिविधियां चलाना मुश्किल हो रहा है। यही वजह है कि खालिस्तान समर्थक ग्रुप्स अपनी स्ट्रेटजी बदलने पर मजबूर हुए हैं और उन्होंने अपना नया ठिकाना अजरबैजान को बनाया है। कुप्पुस्वामी अन्नामलाई ने भारतीय जनता पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। तमिलनाडु की राजनीति में बीजेपी के सबसे चर्चित और आक्रामक युवा नेता के रूप में उभरे अन्नामलाई ने बीजेपी को अलविदा कह दिया है। अन्नामलाई की पार्टी नेतृत्व के साथ एआईएडीएमके के गठबंधन को लेकर लंबी तनातनी चल रही थी, जिसके चलते कुप्पुस्वामी अन्नामलाई ने बीजेपी पार्टी छोड़ दी और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने उनका इस्तीफा भी स्वीकार कर लिया है। कुप्पुस्वामी अन्नामलाई ने बीजेपी से इस्तीफा दे दिया है। जी हां,
तमिलनाडु की राजनीति में बीजेपी के सबसे चर्चित और आक्रामक युवा नेता के रूप में उभरे अन्नामलाई ने बीजेपी को अलविदा कह दिया है। अन्नामलाई की बीजेपी नेतृत्व से एआईएडीएमके के साथ गठबंधन को लेकर लंबे समय से तनातनी चल रही थी, जिसके चलते अन्नामलाई ने बीजेपी छोड़ दी है और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने उनका इस्तीफा भी स्वीकार कर लिया है। कई दिनों तक चली राजनीतिक अटकलों और सस्पेंस के बाद 5 जून 2026 को बीजेपी ने आधिकारिक तौर पर उनके इस्तीफे की पुष्टि की है। कुपुसामी अन्नामलाई भारतीय राजनीति और विशेषकर तमिलनाडु की राजनीति में एक बेहद चर्चित चेहरा है। आईपीएस अधिकारी से लेकर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बनने तक उनका सफर काफी दिलचस्प रहा है। हम आपको बताते हैं कि उनका पुलिस करियर और राजनीतिक सफर कैसा रहा। अन्नामलाई का पूरा नाम कुपुसामी अन्नामलाई है। उनका जन्म 4 जून 1984 को तमिलनाडु के करूर जिले में हुआ था। अन्नामलाई ने मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई पीएचडी कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी कोयम्बटूर से की थी। इसके बाद उन्होंने देश के प्रतिष्ठित मैनेजमेंट संस्थान आईआईएम लखनऊ से एमबीए किया। एमबीए करने के बाद अन्नामलाई कॉर्पोरेट जगत में जाने के बजाय सिविल सेवा की तरफ आकर्षित हुए। अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद अन्नामलाई ने पुलिस विभाग में अपनी सेवा दी। अन्नामलाई साल 2011 में यूपीएससी की परीक्षा पास कर आईपीएस अधिकारी बने और उन्हें कर्नाटक कैडर मिला। कर्नाटक में अपनी सेवा के दौरान वे बेहद सख्त और ईमानदार अधिकारी के रूप में उभरे। अपराधियों के खिलाफ उनके कड़े रुख के कारण उन्हें कर्नाटक का सिंघम कहा जाने लगा। वे उडुपी और चिकमंगलूर जिलों के पुलिस अधीक्षक रहे और बाद में बेंगलुरु दक्षिण के पुलिस उपायुक्त बने। पुलिस सेवा में लगभग 9 साल बिताने के बाद उन्होंने मई 2019 में यह कहकर इस्तीफा दे दिया कि वो लोगों की सेवा सीधे तौर पर और जमीनी स्तर पर करना चाहते हैं। साल 2019 में अन्नामलाई का राजनीतिक सफर शुरू हुआ और उन्होंने बीजेपी का दामन थामा। पुलिस की नौकरी छोड़ने के बाद उन्होंने समाज सेवी की शुरुआत की, लेकिन जल्द ही वे मुख्य धारा की राजनीति में आ गए। अगस्त 2020 में अन्नामलाई आधिकारिक तौर पर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। साल 2021 के तमिलनाडु विधानसभा चुनाव में उन्होंने अरवाकुरिची सीट से चुनाव लड़ा। हालांकि उन्हें इसमें हार का सामना करना पड़ा। उनकी आक्रामक शैली, संगठन क्षमता और युवाओं में लोकप्रियता को देखते हुए बीजेपी आलाकमान ने जुलाई 2021 में उन्हें मात्र 37 वर्ष की उम्र में तमिलनाडु बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया गया। एन मन एन मक्कलम यानी कि मेरी भूमि मेरे लोग राज्यव्यापी पदयात्रा निकाली, जिसने राज्य में बीजेपी का नैरेटिव काफी हद तक बदला। अन्नामलाई को तमिलनाडु की राजनीति में पारंपरिक द्रविड़ राजनीति यानी कि डीएमके और एआईएडीएमके के सामने बीजेपी को एक मजबूत और मुखर विकल्प के रूप में खड़े करने का श्रेय दिया जाता है। उन्होंने राज्य में बीजेपी के वोट शेयर को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, इसलिए उनकी पार्टी छोड़ना तमिलनाडु में बीजेपी के लिए एक बड़ा झटका माना जा रहा है। पश्चिम बंगाल में टीएमसी की अध्यक्ष ममता बनर्जी को एक बड़ा झटका लगा है। कोलकाता मेयर के पद से फिरहाद हकीम ने इस्तीफा दे दिया है। फिरहाद हकीम को ममता बनर्जी का करीबी माना जाता है और बड़ी बात यह है कि इससे पहले बंगाल विधानसभा के स्पीकर रविंद्रनाथ बोस ने ऋतब्रत बनर्जी को बतौर नेता प्रतिपक्ष मान्यता दी थी। विधायक कुणाल घोष ने इसकी पुष्टि की और इसके साथ ही सियासी हलकों में खलबली मच गई। कुणाल घोष ने बताया कि फिरहाद हकीम के इस फैसले और पद छोड़ने के अनुरोध को पार्टी सुप्रीमो ममता बनर्जी ने भारी मन से स्वीकार कर लिया है और अब उनके इस्तीफे पर बीजेपी हमलावर हो गई है। बंगाल में पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को एक और बड़ा झटका लगा है। कोलकाता मेयर के पद से फिरहाद हाकिम ने इस्तीफा दे दिया है। फिरहाद हाकिम को ममता बनर्जी का करीबी माना जाता है। बड़ी बात यह है कि इससे पहले बंगाल विधानसभा स्पीकर रविंद्रनाथ बोस ने ऋतब्रत बनर्जी को बतौर नेता प्रतिपक्ष मान्यता दी थी। विधायक कुणाल घोष ने इसकी पुष्टि की। इसके साथ ही सियासी हलकों में खलबली मच गई। कुणाल घोष ने बताया कि फिरहाद हकीम के इस फैसले और पद छोड़ने के अनुरोध को पार्टी सुप्रीमो ममता बनर्जी ने भारी मन से स्वीकार कर लिया है। फिरहाद हकीम के इस्तीफे पर बीजेपी हमलावर हो गई है। अब इस्तीफा की सिलसिला शुरू है, पंचायत पुरसभा से लेकर कॉर्पोरेशन मेयर तक। अब तो अगले इस महीना में लगता है टीएमसी साफ हो जाएगा, कहीं प्रतिनिधि रहेंगे नहीं, क्योंकि ये सारे लोग
जबरदस्ती लोकतंत्र को और बाधित करके लूटपाट करके जबरदस्ती जीता है। इनको सत्ता में रहने का अधिकार ही नहीं है। पंचायत प्रधान नहीं आ रहे हैं ऑफिस में, चेयरमैन नहीं आ रहे हैं, जिला परिषद सब डिफंग हो गया है, 3 टायर का पंचायत। तो ये एक बड़ा समस्या है। जबरदस्ती जीतना, उसको छत विच्छत करना लोकतंत्र को एक समस्या है। दूसरा, एडमिनिस्ट्रेशन को और अपंग बना देना, ये भी एक बड़ा समस्या है। इतना करप्शन हुआ है, इतना कुछ हुआ है हर जगह में, हर क्षेत्र में, हर मोड़ में, हर डिपार्टमेंट में। तो इन लोगों से डर लग रहा होगा, इसलिए सब भाग रहा है। तो होगा, अगर आप ईमानदार हो, सब कुछ हो तो करो, ये तो उसका मैटर है। आप पता नहीं क्या छुपा कर रखा है या क्या कर रखा है। अगर ये सोच रहा है कि क्या बोलते हैं, इस्तीफा दे के बच जाएगा, तो ये गलत बात है। पुलिस अपना काम कर रहा है, ईडी अपना काम कर रहा है, सीबीआई अपना काम कर रहा है, लोगों पर हमारा पूरा भरोसा है। जो खबर आ रही है वो ये है कि कलकत्ता का मेयर कोई फिरहद साहब है, फिरहद खान, फिरहद हुसैन, उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। फिरहद जो कलकत्ता के मेयर हैं वो टीएमसी में ममता दीदी के बाद एक नंबर 2 की पोजीशन रखते थे, बहुत ताकतवर नेता था। लेकिन उनका जिस तरीके से ममता दीदी के भतीजे अभिषेक बनर्जी के साथ टसल चल रहा था, टकराव चल रहा था, उस टकराव को तब तक फिरहद ने बर्दाश्त किया जब तक तृणमूल की सरकार थी या ममता बनर्जी ताकत में थी। जिस दिन तृणमूल की सरकार गई, ममता बनर्जी की ताकत खत्म हुई, उस व्यक्ति ने विद्रोह किया है और उस विद्रोह का नतीजा ये है कि अब वो भी तृणमूल कांग्रेस छोड़ करके एक एंटी ममता बनर्जी टीएमसी टीम को तैयार करने में लग गए। जानकारी के मुताबिक नगर निगम के भीतर टीएमसी पार्षदों में मची भगदड़ और हाल के हफ्तों में लगातार हो रहे इस्तीफों और दल बदल ने मेयर के तौर पर हकीम की स्थिति को बेहद कमजोर कर दिया था। फिलहाल हकीम ने पहली बार इस्तीफा देने की जब इच्छा जताई, तब ममता बनर्जी ने उन्हें पद पर बने रहने और लड़ाई लड़ने के लिए कहा। हालांकि उन्होंने दोबारा ममता को इस्तीफा देने की इच्छा जताई, जिसके बाद ममता ने स्वीकृति दे दी। संभल में अवैध निर्माण और अतिक्रमण पर प्रशासन का पीला पंजा एक बार फिर पूरी ताकत से गरजा है। जुमे के दिन प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। मामला संभल जिले के प्रसिद्ध खेड़ेश्वर महादेव मंदिर के पास का है, जहां सालों से एक मजार बनी हुई थी। महादेव मंदिर के पास स्थित इस निर्माण को लेकर पहले से ही विवाद था। सरकारी जमीन पर बनी कथित अवैध मजार को बुलडोजर चलाकर हटा दिया गया। संभल में अवैध निर्माण और अतिक्रमण पर प्रशासन का पीला पंजा एक बार फिर पूरी ताकत से गरजा है। जुमे के दिन प्रशासन ने यह बड़ी कार्रवाई की है। मामला संभल जिले के प्रसिद्ध खेड़ेश्वर महादेव मंदिर के पास का है, जहां सालों से एक मजार बनी हुई थी। महादेव मंदिर के पास स्थित इस निर्माण को लेकर पहले से विवाद था। सरकारी जमीन पर बनी कथित अवैध मजार को बुलडोजर चलाकर हटा दिया गया है। प्रशासन के मुताबिक ये मजार अवैध रूप से सरकारी जमीन पर बनाई गई थी। मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए प्रशासन ने शुक्रवार को सुरक्षा के बीच अवैध मजार को तोड़ दिया। इस दौरान पूरे इलाके को पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया था और कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए बड़ी संख्या में पुलिस और पीएसी के जवान तैनात किए गए थे। प्रशासनिक अधिकारियों के मुताबिक जांच में संबंधित भूमि सरकारी श्रेणी में पाई गई थी। आरोप है कि इस जमीन पर बिना वैधानिक अनुमति के मजार का निर्माण किया गया था। नोटिस और सरकारी कागजों की जांच के बाद प्रशासन ने अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई शुरू की। बुलडोजर की मदद से कुछ ही समय में पूरे ढांचे को जमींदोज कर दिया गया। कार्रवाई के दौरान अधिकारियों ने मौके पर मौजूद लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की। संवेदनशीलता को देखते हुए पूरे क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी रखी गई और ड्रोन तथा स्थानीय पुलिस की निगरानी भी जारी रही। संभल में हुई इस कार्रवाई ने एक बार फिर साफ कर दिया है कि उत्तर प्रदेश में अवैध निर्माण और सरकारी जमीनों पर कब्जे के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति जारी है।
और चलिए अब बात करते हैं बिहार की। बिहार विधान परिषद के द्विवार्षिक चुनाव 2026 के लिए भारतीय जनता पार्टी ने अपने उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया है। 4 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया है, जिसमें सबसे प्रमुख नाम हम आपको बता दें कि पवन सिंह का है। पवन सिंह भोजपुरी फिल्म के स्टार हैं, गायक हैं, और उनके नाम को लेकर लोकसभा के चुनाव में भी और फिर विधानसभा के चुनाव में भी चर्चा हो रही थी, और अब उन्हें विधान परिषद भारतीय जनता पार्टी भेज रही है और उनका नाम इस लिस्ट में जारी किया गया है। इसके साथ ही भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता और राष्ट्रीय मीडिया सह प्रभारी डॉक्टर संजय मयूख को फिर से विधान परिषद में भेजा जा रहा है। चर्चा थी कि नितिन नवीन ने जो बांकीपुर विधानसभा सीट खाली की है, उस सीट में से उन्हें उम्मीदवार बनाया जाएगा उपचुनाव के लिए, लेकिन अब उन्हें फिर से विधान परिषद में भेजा जा रहा है। और इसके साथ ही जातीय समीकरण का भी भारतीय जनता पार्टी ने ख्याल रखा है। अनिल कुमार ठाकुर जो प्रदेश उपाध्यक्ष हैं, उनको भी उम्मीदवार बनाया है। शीला पंडित महिला वर्ग से प्रजापति समाज की हैं, बाल संरक्षण आयोग की सदस्य हैं, उन्हें भी अपना उम्मीदवार बनाया है। और इस बीच हम आपको ये भी बता दें कि जनता दल यूनाइटेड ने भी अपना उम्मीदवार घोषित किया है। निशांत कुमार जो कि सरकार में मंत्री हैं, स्वास्थ्य मंत्री हैं, नीतीश कुमार के बेटे हैं, उन्हें भी जनता दल यूनाइटेड ने अपना उम्मीदवार बनाया है। भारती मेहता और शिवरानी देवी को भी जनता दल यूनाइटेड ने उम्मीदवार बनाया है। एक उपचुनाव होने वाला है, जिसमें ललन प्रसाद को जेडीयू ने अपना उम्मीदवार बनाया है। तो 10 सीट और एक उपचुनाव, यानी कि कुल 11 सीटों पर चुनाव होने वाला है। उसके लिए एनडीए की तरफ से 8 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया जा चुका है, जिसमें पवन सिंह को भारतीय जनता पार्टी ने अब फैसला किया है कि उन्हें विधान परिषद का सदस्य भारतीय जनता पार्टी बनाएगी। और जो नाम अनाउंस किया है भारतीय जनता पार्टी ने अपने 4 उम्मीदवारों का, उसमें से पवन सिंह का भी नाम नाम का भी ऐलान किया गया है। लोकसभा के चुनाव में वो निर्दलीय लड़े थे काराकाट से उपेंद्र कुशवाहा के खिलाफ। उपेंद्र कुशवाहा भी हार गए थे और वो भी हार गए थे। उसके बाद फिर विधानसभा चुनाव से ठीक पहले उपेंद्र कुशवाहा के साथ उनकी मुलाकात हुई थी। भारतीय जनता पार्टी के नेता भी वहाँ पर मौजूद थे। उसके बाद बीजेपी के लिए उन्होंने स्टार प्रचारक के तौर पर कैंपेनिंग भी की थी और कहा जा रहा था कि उन्हें उम्मीदवार बनाया जाएगा, लेकिन अब उन्हें विधान परिषद का उम्मीदवार बनाया गया है। डॉक्टर संजय मयूख, अनिल कुमार ठाकुर और शीला पंडित के नामों को भी मंजूरी दी गई है। और इसके साथ ही हम आपको ये भी बता दें कि 18 जून को मतदान होगा। 1 से 8 जून तक नामांकन की प्रक्रिया चलेगी। 9 जून को नामांकन पत्रों की जांच होगी और 11 जून तक नाम वापसी की तारीख है। यदि उम्मीदवारों की संख्या सीटों के बराबर रहती है तो निर्विरोध निर्वाचन संभव है, नहीं तो फिर 18 जून को मतदान कराया जाएगा। इन चुनाव के साथ ही कुछ सदस्यों का कार्यकाल भी समाप्त होने वाला है। उसके कारण रिक्त होने वाली सीटों पर एक उपचुनाव के लिए भी निर्वाचन कराया जाएगा, जिसके लिए जेडीयू ने ललन प्रसाद को अपना उम्मीदवार बनाया है। जनता दल यूनाइटेड की तरफ से निशांत कुमार, भारती मेहता और शिवरानी देवी के नाम का ऐलान किया गया है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में अभी इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए इंडिया वॉइस के साथ। इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज।